2011 एक हाई प्रोफाइल पोकर स्कैम से पूरा यूनाइटेड स्टेट्स हिल जाता है। इस स्कैम में एक ऐसे एक्टर का नाम सामने आता है जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, और वो नाम था टोबी मैगवायर। एक ऐसा एक्टर जिसने गरीबी और स्ट्रगल्स को हरा के हॉलीवुड के सबसे पहले स्पाइडरमैन तक का सफर तय किया, मगर एक कंट्रोवर्सी ने उनके करियर को बर्बाद करके रख दिया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे ये एक्टर सक्सेस की हाइट तक पहुंचा और दूसरे ही पल जमीन पर आ गिरा। जानेंगे आज हम टोबी मैगवायर की जर्नी पे। So ladies and gentlemen, this is your captain speaking and let's begin. टोबी मैगवायर का जन्म कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका में हुआ। इनके फादर विंसेंट मैगवायर एक शेफ थे और इनकी मदर वेंडी ब्राउन एक स्क्रीन राइटर थी। जब टोबी 2 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और उनका चाइल्डहुड उनकी मदर के साथ बीता। उनकी मदर का फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रांग नहीं था, इस वजह से टोबी का चाइल्डहुड फाइनेंशियल स्ट्रगल से भरा हुआ था। टोबी इनिशियली शेफ बनना चाहते थे, लेकिन उनकी मां ने उनको एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर किया, और जब उन्होंने 6th ग्रेड में कुकिंग क्लासेस के बदले ड्रामा क्लासेस ली, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो फुल टाइम एक्टिंग परस्यू करेंगे। उसी वक्त टोबी ने अपनी स्कूलिंग भी छोड़ दी, क्योंकि वो अपना पूरा फोकस एक्टिंग करियर पे लगाना चाहते थे। टोबी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 80s और 90s के बीच छोटे टीवी कमर्शियल से की। इसी दौरान ईयर 1993 में टोबी ने द बॉयज लाइफ में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ एक छोटा सा रोल किया। इसके बाद टोबी और लियोनार्डो अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे को ऑडिशंस के बारे में अपडेट करने लगे। अगर आसान भाषा में कहूं तो वो दोनों स्ट्रगल बडीज बन गए थे। और फिर 1997 में आया टोबी के करियर का पहला नोटिसेबल रोल, जब वो द आइस स्टॉर्म नाम की मूवी में दिखाई दिए। टोबी ने पॉल हुड का रोल प्ले किया, एक टीनेजर जो अपने फैमिली के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स और खुद के आइडेंटिटी इश्यूज के बीच फंस गया है। उन्होंने पॉल के कैरेक्टर के अंदर जो इनोसेंस और मैच्योरिटी का ब्लेंड दिखाया वो कमाल का था। लेकिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक ईयर 2002 में स्पाइडरमैन के रोल के साथ आया। यह सब शुरू होता है 1999 के आसपास, जब हॉलीवुड डायरेक्टर सैम राइमी को स्पाइडरमैन मूवी बनाने का चांस मिला। राइमी एक ऐसे एक्टर की तलाश में थे जो पीटर पार्कर के इनोसेंस को अच्छे से कैप्चर कर सके। उस वक्त टोबी एक एस्टैब्लिश एक्टर तो नहीं थे, लेकिन उनका एक्टिंग स्टाइल रियलिस्टिक था, जो सैम राइमी को काफी पसंद आया। उस वक्त स्पाइडरमैन के रोल के लिए हॉलीवुड के कई बड़े एक्टर्स के नाम सामने आए, जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड हीथ लेजर। लेकिन टोबी का अपीयरेंस एक कॉमन मैन जैसा था, जो कॉमिक बुक के पीटर पार्कर की सिंप्लिसिटी से मैच करता है। मगर जहां एक तरफ सैम राइमी टोबी को कास्ट करने के लिए फुली कन्विंस थे, तो दूसरी तरफ सोनी पिक्चर्स इनिशियली हेजिटेंट था। सोनी को लगता था कि स्पाइडरमैन के लिए एक मस्कुलर और कन्वेंशनल टाइप हीरो होना चाहिए। लेकिन टोबी ने स्पाइडरमैन के रोल के लिए 4 महीनों तक इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग की और अपनी बॉडी को सुपर हीरो लुक में ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसके बाद जब टोबी ने स्पाइडरमैन का स्क्रीन टेस्ट दिया, तो सोनी वाले भी कन्विंस हो गए, एंड फाइनली ईयर 2000 में टोबी ऑफिशियली स्पाइडरमैन के रोल के लिए साइन हुए। लेकिन सिर्फ बॉडी बनाना काफी नहीं था, टोबी को पीटर पार्कर की स्ट्रगल्स, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैलेंस दिखाना था। इसके लिए उन्होंने मेथड एक्टिंग की प्रैक्टिस की और कॉमिक बुक्स के पेजेस में छुपी छोटी डिटेल्स को स्टडी किया। टोबी ने स्पाइडरमैन की वेब स्विंगिंग और वॉल क्राउलिंग एबिलिटीज को बिलीवेबल बनाने के लिए काफी स्टंट्स खुद से परफॉर्म किए। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज था स्पाइडरमैन के टाइट सूट में एक्टिंग और स्टंट्स करना। टोबी के लिए उस टाइट सूट में लॉन्ग पीरियड तक शूट करना बहुत इरिटेटिंग था, लेकिन उन्होंने इस डिस्कंफर्ट के बावजूद अपने परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। एंड जब स्पाइडरमैन रिलीज हुई, तो टोबी मैगवायर की परफॉर्मेंस आइकॉनिक बन गई। उन्होंने पीटर पार्कर के शाय नेचर और स्पाइडरमैन के हीरोइक साइड को इतने अच्छे से बैलेंस किया कि वो दुनिया भर में पॉपुलर हो गए। यारों, मैं 9 साल का था जब ये मूवी आई थी, एंड मेरे स्कूल वाले स्पाइडरमैन दिखाने ले गए थे। उस दिन मुझे काफी हाई फीवर था और मेरे पेरेंट्स ने मूवी देखने जाने से मना कर दिया था, बट मैं नहीं माना। एंड ट्रस्ट मी गाइस, स्पाइडरमैन को बड़े पर्दे पर देखने का एक्सपीरियंस मुझे मरते दम तक याद रहेगा। स्पेशली अंकल बेन का वो आइकॉनिक डायलॉग, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप भी एक मिलेनियल हैं, तो आप मेरे इमोशंस को बेटर समझ सकते हैं। टोबी का स्पाइडरमैन एक कल्चरल फिनोमेना बन गया, जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। टोबी के बाद कई एक्टर्स ने स्पाइडरमैन का रोल तो किया, लेकिन उनका पोर्ट्रेयल एक बेंचमार्क बन गया, जो हर किसी से कंपेयर होता है। स्पाइडरमैन की सक्सेस के बाद टोबी की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट हो गई। उनकी पर्सनल लाइफ, उनके इंटरव्यूज और उनका हर मूव हेडलाइन बन गया। स्पाइडरमैन के सीक्वल जैसे स्पाइडरमैन 2 ने तो उनकी पॉपुलैरिटी को और बूस्ट कर दिया। लेकिन इतनी सक्सेस पाने के बाद टोबी के अंदर की एक ऐसी पर्सनालिटी बाहर आई, जिसने कुछ ही सालों में उनको आसमान से वापस जमीन पे लाके पटक दिया। सक्सेस को अचीव करना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं मुश्किल है उसे कंट्रोल करना।
स्पाइडरमैन की मैसिव सक्सेस के बाद टोबी का एटीट्यूड काफी बदल गया। वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से काम करते थे और अगर चीजें उनकी मर्जी के अगेंस्ट होती तो उनका बिहेवियर काफी रूड हो जाता। एक बार तो उन्होंने सोनी पिक्चर्स को थ्रेटन किया था कि अगर उनकी कंडीशंस फुलफिल नहीं की गई तो वो मूवी छोड़ देंगे। इसलिए सोनी पिक्चर्स ने उनको रिप्लेस करने का भी डिसाइड कर लिया था और जेक जिलेनहॉल का नाम पीटर पार्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया था। धीरे धीरे टोबी के एंगर इश्यूज इतने बढ़ गए कि सैम राइमी, जो सोनी पिक्चर्स से टोबी के लिए लिटरली लड़ गए थे, उनको भी टोबी के गुस्से का सामना करना पड़ा। लेकिन स्पाइडरमैन 3 के मिक्स रिव्यूज के बाद टोबी का स्टारडम फेड होने लगा। इसके बाद उन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा से डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया और अदर प्रोजेक्ट्स पे फोकस शुरू कर दिया, जैसे ब्रदर्स एंड द ग्रेट गैट्सबी। हालांकि उनकी ब्रदर्स मूवी में एक वॉर वेटरन का रोल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, लेकिन टोबी की परफॉर्मेंस में वो पुराना वाला इनोसेंस कहीं खो सा गया था। अब आपको लगेगा कि इससे ज्यादा डाउनफॉल क्या हो सकता है, बट द वर्स्ट वाज येट टू कम। एक्टिंग के अलावा टोबी का एक और शौक भी था और वो था पोकर। वो हॉलीवुड के एलीट पोकर सर्किट का एक बड़ा हिस्सा थे। ये प्राइवेट पोकर गेम्स सीक्रेटली होते थे और इनमें हॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून्स और वॉल स्ट्रीट एग्जीक्यूटिव्स जैसे बड़े लोग हिस्सा लेते थे। मगर प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ये 2011 में एक वॉल स्ट्रीट एग्जीक्यूटिव ब्रैड रूडरमन को फ्रॉड और पॉन्जी स्कीम के चार्जेस में अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि रूडरमन ने अपने क्लाइंट्स के पैसों को पोकर गेम्स में लगाया था और वो अपने क्लाइंट्स के पैसे टोबी मैगवायर से हार गए थे। टोबी ने अमाउंट जीत तो लिया था, लेकिन ये पैसे लीगल नहीं थे। इस वजह से उनको सेटलमेंट करना पड़ा। इस कंट्रोवर्सी के बाद टोबी का करियर डाउनवर्ड स्पाइरल में चला गया। वो हॉलीवुड में कम विजिबल होने लगे और उन्होंने एक्टिंग से काफी डिस्टेंस बना लिया। टोबी का लास्ट नोटिसेबल परफॉर्मेंस 2021 की स्पाइडरमैन नो वे होम में था। ये एक कैमियो रोल था, बट आज भी ऑडियंस टोबी को स्पाइडरमैन के रोल में इतना पसंद करती है कि कई लोग इस मूवी में टॉम हॉलैंड को नहीं बल्कि टोबी मैगवायर को देखने के लिए गए थे। तो अब सवाल उठता है कि क्या एक कंट्रोवर्सी और एंगर इश्यूज की वजह से हमें टोबी को हेट देना चाहिए? देन द आंसर इज हेल नो। जब मैंने टोबी की स्टोरी पे रिसर्च किया तो मुझे समझ आया दैट ही हैज ऑलवेज बीन अ फोकस्ड इंट्रोवर्ट जो अपने क्राफ्ट में परफेक्शन लाना चाहते थे। उनके एंगर इश्यूज मोस्टली अपने कैरेक्टर पोर्ट्रेयल से रिलेटेड रहे हैं ताकि ऑडियंस के टिकट्स का पैसा वसूल हो सके। रही बात पोकर स्कैम की, देन कोर्ट ने उनको इस केस से 2011 में ही फ्री कर दिया था, पर इस कंट्रोवर्सी की सजा आज तक टोबी को मिल रही है। मेरे हिसाब से तो हॉलीवुड ने टोबी मैगवायर के टैलेंट को फुली यूटिलाइज ही नहीं किया। अब आप टोबी मैगवायर को हेट दो या लव, ये आप पे डिपेंड करता है, मगर वो टोबी ही थे जिन्होंने मिलेनियल्स के बचपन को ऑसम बनाया और स्पाइडरमैन के रूप में एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया जिसे 2024 में भी कोई मैच नहीं कर सकता। तो क्या आप भी टोबी मैगवायर को कमबैक करते देखना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके बचपन को भी टोबी मैगवायर ने ऑसम बनाया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को हर टोबी मैगवायर फैन तक शेयर करो। सो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।